नमस्कार, आप देख रहे हैं बंधन प्रेजेंट्स फायदेमंद फंड को पावर्ड बाय बीएससी और आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। तो आज के इस खास एपिसोड में फोकस रहेगा कोटक मिड कैप फंड पर। मिड कैप सेगमेंट में अवसर, बाजार का आउटलुक, निवेश की रणनीति और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर आज खास चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर अतुल भोले सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे शो पे लेने के लिए। राइट, तो अब हमारे दर्शक आपसे क्या उम्मीद करेंगे, तो आज हम अतुल सर से समझेंगे कि मिड कैप स्पेस में निवेश के लिए सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, मौजूदा वैल्यूएशन को लेकर क्या है उनका नजरिया, और आने वाले वक्त में निवेशकों के लिए ग्रोथ के नए मौके कहां बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास बातचीत की अतुल जी के साथ। तो सर, सबसे पहले तो दर्शक यही समझना चाहते हैं कि इस समय जो करंट मार्केट सिचुएशन है वो रोज बदल रही है, लगातार सो डायनामिक। ऐसे समय में क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे इस तरह के मार्केट को समझना चाहिए? जी, ये जो सिचुएशन है या न्यूज़ फ्लो जो हम रोज सुन रहे हैं, या ऑयल प्राइसेस जो ऊपर नीचे हो रही है, उसके कारण बाजार में काफी उतार चढ़ाव हो रहे हैं। ऐसे समय में यही देखना चाहिए कि अपने को कौन सी कंपनी अच्छे से समझ में आ रही है, कौन सी कंपनी की जो फ्रेंचाइज है वो स्ट्रांग है, और वैसे कंपनीज के साथ हमें लंबे समय तक जुड़े रहना चाहिए। अगर ये वोलेटिलिटी मार्केट में हमें उन जैसी कंपनीज में और बाइंग करने का मौका दे रही है, तो हमें वो मौका उठाना चाहिए। और बिकॉज ये जो वोलेटिलिटी होती है, हमने पास्ट में भी देखा है कि 2008 लेमन क्राइसिस में देखा है, या 5 साल पहले कोविड में देखा है कि ऐसी चीजें बार बार होती है मार्केट में। एवरी 3-4 साल में एक बड़ा इवेंट होता है। तो अभी हम देख रहे हैं ये यूएस ईरान का वॉर चल रहा है, उसके कारण ऑयल प्राइस $60-70 से ऑलमोस्ट $95-100 तक चला गया है। तो ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी निगेटिव है ये चीजें, बट सिचुएशन हमेशा नॉर्मलाइज हो जाती है। डिमांड सप्लाई की पुल पुश पुश और पुल होते हैं। तो मुझे लगता है ये सिचुएशन उसी तरीके से देखनी चाहिए कि एक मौका मिल रहा है अपने को अच्छी कंपनीज एक्मुलेट करने का, और ये फायदा हमें उठाना चाहिए। फिर भी अतुल सर, एक अगर गेस करें, वैसे बहुत मुश्किल होता है, नो कि बाजार का बॉटम आप पता लगा लें, और अभी तो सिचुएशन वैसी है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो कौन से फैक्टर्स होंगे, वो कौन सी चीजें होंगी जिससे एटलीस्ट हमारे दर्शक ये समझें कि भाई ये अगर सही हो जाती हैं, फॉर इंस्टेंस ये वॉर वाली सिचुएशन है, फॉर इंस्टेंस मॉनसून का फोरकास्ट है, या कोई और चीजें होंगी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में, जिससे उनको एक आइडिया लगे कि हाँ अब शायद मार्केट में एक स्थिरता आएगी या गिरावट थमेगी? बराबर विपिन जी, अगर आप देखें ये वॉर के कारण जो प्रॉब्लम्स हमें हो रहे हैं, ऑयल प्राइसेस ऊपर गई है, एंड करेंसी भी अपनी अच्छी खासी डेप्रिशिएट हो गई है लास्ट 6-8 महीने में, ऑलमोस्ट 12 से 15%। बट फिर भी आप देखेंगे तो इंडिया को जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है काफी स्टेबल है। मतलब आप 15-20 साल पहले का इंडिया याद करेंगे तो हमें फ्रेजाइल 5 में माना जाता था। अभी वैसी चीज नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे फॉरेक्स रिजर्व्स है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, अपना इन्फ्लेशन भी काफी कंट्रोल में है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी लेवल पे हम ठीक ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, बट वी आर डूइंग वेरी वेल। जो 6.5-7% का ग्रोथ रेट इंडिया लेके आता है वो कंटिन्यू रहेगा। तो उसके कारण मुझे लगता है कि बहुत कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये वॉर लाइक सिचुएशन और ऑयल प्राइस नीचे आता है, तो आई थिंक आवर इकोनॉमी विल अगेन स्टार्ट डूइंग वेल, एंड द कॉर्पोरेट्स जिनको प्रॉब्लम हो रहे हैं वो कॉर्पोरेट्स भी अच्छा करने लगेंगे। तो ये एक वॉर के लिए हुआ। दूसरा जो एल नीनो या थोड़ा इस साल मानसून से लेके थोड़ी अनिश्चितता है, बट ओवर पीरियड अगेन अगर हम लंबा समय ले 10-15 साल, तो जो इंडिया का डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे वो काफी हद तक नीचे आ चुका है। सर्विसेज और अदर सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग आर टेकिंग ओवर, एंड जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है फूड ग्रेन्स या एग्री कमोडिटीज का, उसमें गवर्नमेंट ने काफी अच्छी खासी एक मतलब गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू मैनेज इट वेरी वेल इन लास्ट 5-6 ईयर्स। जब भी कुछ प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो इम्पोर्ट आ जाता है या एक्सपोर्ट कंट्रोल्स आ जाते हैं, तो और अपने पास काफी अच्छा बफर भी है। जो फूड ग्रेन्स है, राइस, व्हीट्स वगैरह, फूड ग्रेन का बफर भी अच्छा है। तो ये दोनों सिचुएशन आई थिंक काफी मैनेजेबल है आज की इंडिया में, कंपेयर टू 10 साल या 15 साल पहले की इंडिया के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मार्केट से लेके आप देखेंगे तो 1.5 साल या 2 साल पहले इलेक्शन के बाद काफी यूफोरिया हो गया था मार्केट में। हम 24 टाइम पी पे चले गए थे। लेकिन 1.5-2 साल मार्केट में कुछ हुआ नहीं है, टाइम करेक्शन हुआ है।
तो अभी हमारा जो वैल्यूएशन है वो काफी रिजनेबल 19-20 के पी पे आ गया है। तो मुझे लगता है जब इकोनॉमी स्ट्रांग है, वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो चुका है, तो अभी यहाँ से ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलनी चाहिए। और न्यूज फ्लो के हिसाब से एक्चुअली मार्केट रिएक्ट करते रहेगा, वो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है। ब्रॉड इकोनॉमी के जो स्थिरता है या स्टेबिलिटी है वो काफी स्टेबल है। इसके लिए हमें इन्वेस्ट करने में अभी बहुत ज्यादा डरना नहीं चाहिए। इसी के साथ अतुल सर फोकस कर जाते हैं सीधे आपके कोटक मिड कैप फंड को। ये भी लॉन्ग टर्म का हो गया, आई थिंक इंसेप्शन 2007 का है, तो ऑलमोस्ट 2 दशक ये पूरे कर लेगा अगले साल। इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो कोटक मिड कैप फंड जो है अभी इंडस्ट्री का सेकंड लार्जेस्ट मिड कैप फंड है। अभी हाल ही में हमारा ईवीएम ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और आई थिंक टोटल फोकस जो है फंड चलाने का, उसमें हम ज्यादा कैश कॉल नहीं लेते। जैसे मैंने बोला कि बहुत डरने की जरूरत नहीं है, तो इस फंड में भी कैश कॉल नहीं लिया गया है। और जनरली हम कैश कॉल लेने में या मार्केट को टाइम करने में भी बिलीव नहीं करते। हमारा जो टीम का या मेरा जो टोटल फोकस या एफर्ट्स है वो सेक्टर्स समझने में, कंपनी समझने में, कंपनीज के मैनेजमेंट्स को मिलने में, उसी में व्यतीत होता है। और जहाँ पे हमें कन्विक्शन लगता है हम वहाँ पे पोजीशन बनाते रहते हैं। थैंकफुली इंडिया का अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत स्प्रेड आउट या डाइवर्सिफाइड है। एक्सपोर्टर्स हमारे पास आईटी या फार्मा या टेक्सटाइल या केमिकल सेक्टर्स है। हमारे पास काफी अच्छा फाइनेंशियल्स वर्टिकल है जिसमें बैंक्स है, एनबीएफसीज है या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। हमारे पास काफी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है। और लास्ट में कंजम्पशन इज ऑल्सो वेरी बिग सेगमेंट इन आवर मार्केट, उसमें भी काफी प्रकार है। स्टेपल्स है या डिस्क्रिशनरी कंपनीज है, ऑटो भी आप उसमें एक मान सकते हैं। तो हमें लगता है कि टोटल दुनिया का मतलब चिंता न करते हुए या मार्केट को क्या होगा ये चिंता न करते हुए हम लोग फोकस ये करते हैं कि कौन सा मतलब कौन से टाइम पे कौन सी सेगमेंट या कौन सा सेक्टर अच्छा कर सकते हैं और वहां पे हम कौन से स्टॉक्स में पैसा कमा सकते हैं। तो ये फोकस करके ही हम फंड चलाते हैं, उसी में अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढने का प्रयास करते हैं। और हम देख रहे हैं इंडिया में कि जैसे इकोनॉमी अच्छी कर रही है, काफी गवर्नमेंट फोकस या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो जो ग्रोथ एरियाज है इकोनॉमी में, जैसे हॉस्पिटल एक सेगमेंट है जो हमें बहुत अच्छी लगती है और आगे के 5-10 साल ये सेगमेंट अच्छा कर सकती है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल जो है आज के घड़ी में मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट में मौजूद है। सिमिलरली जो कैपिटल मार्केट हम देख रहे हैं कि एक्सचेंजेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकरेजेस अच्छा कर रहे हैं काफी, मतलब उनका ग्रोथ रेट बेटर है, वो भी मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट में ही प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो गवर्नमेंट के पुश के कारण बहुत अच्छा कर रहा है, वो सारी कंपनीज मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में मौजूद है। तो मुझे लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में जो हाई ग्रोथ एरिया ऑफ इकोनॉमी है वो मौजूद है, और उसके कारण मिड कैप पर्टिकुलरली एक अच्छा करने की मतलब संभावना है। वहाँ पे ग्लोबल लिंकेजेस कम है, मिड कैप सेगमेंट में काफी डोमेस्टिक ओरिएंटेड है। तो आई थिंक ये सारी चीजें देखते हुए हम मिड कैप सेगमेंट में रीजनेबली कंस्ट्रक्टिव है। राइट तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे पास आपके लिए है अतुल सर, जो कि म्यूचुअल फंड के निवेशकों के तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन जो हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में निवेश करने वाले दर्शक हैं, ऑफ कोर्स वो भी ये शो देखते हैं, उनके भी काम आएगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा अतुल सर के फंड का थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूं किस तरह का एलोकेशन है। तो देखिए, सेक्टर एलोकेशन में फाइनेंस में 10% से ऊपर है, ऑटो कंपोनेंट्स में 7%, रिटेलिंग में करीब करीब 7%, हेल्थ केयर जिसका अभी वो जिक्र कर रहे थे वहां पर करीब करीब 7% का एक्सपोजर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 6.5% से ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में 5%, बैंक्स में 5.5%, केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स में करीब 5.25% के आसपास का यहाँ पर है। और इनफैक्ट आईटी भी, उस पर अलग से अभी सवाल पूछेंगे क्योंकि आईटी को लेकर इस समय काफ़ी उसमें एक 10.5% का एक्सपोजर है। तो कुल मिला के एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की गई, मतलब हर सेक्टर की कंपनी और उसमें भी मिड कैप। अब सर अतुल सर, एक कहावत है या कह लीजिए बाजार में एक बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है कि जो आज के मिड कैप है वो कल के लार्ज कैप होंगे, राइट? लेकिन ढेर सारी मिड कैप कंपनियां, जब वॉलेटिलिटी आती है तो सबसे ज्यादा झटके भी यहां लग जाते हैं। एज ए फंड मैनेजर, अब मैंने जैसे कहा था ना कि ये सवाल उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और उनके लिए भी जो इंडिविजुअल स्टॉक लेते हैं। तो मैं आपकी दृष्टि से समझना चाहूंगा कि जब इतनी भीड़ में आप एक अच्छा मिड कैप स्टॉक पिक करते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर का ही जो आपने गिना है, क्या क्राइटेरिया होता है?
विपिन जी, क्राइटेरिया बताने से पहले मैं थोड़ा मिड कैप में क्या हुआ है अगेन आपको एक 10 साल का व्यू देना चाहता हूँ। राइट। तो पहले मिड कैप आप देखेंगे तो एम्फी डेफिनेशन के हिसाब से एक कंपनी से 250वीं कंपनी तक मिड कैप कंपनीज गिनी जाती है। तो 150 कंपनीज यहाँ पे मार्केट कैप चालू होता है ऑलमोस्ट 28-30 हजार करोड़ से, और सबसे बड़ी मिड कैप कंपनी का मार्केट कैप आज है 1 लाख करोड़। तो पहले तो एक थोड़ा स्केल और साइज बदल गया है कंपेयर टू 8-10 ईयर्स बैक, जहाँ पे मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैप 5-10-15 हजार करोड़ होता था। आज मिड कैप कंपनीज का एवरेज मार्केट कैप 60 हजार करोड़ है। तो एक साइज के साथ एक स्टेबिलिटी आ जाती है, और उसके साथ साथ ये हुआ है कि बिजनेसेस में स्केल आया है, प्रोफेशनलिज्म आया है, या प्रोमोटर्स का जो खुद ने इम्प्रूवमेंट हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी इम्प्रूव हुआ है, बैलेंस शीट इम्प्रूव हुई है। तो मुझे लगता है 10 साल पहले का मिड कैप और आज की मिड कैप कंपनी में करेक्ट। काफी डिफरेंस है। राइट। तो उस हद तक आई थिंक हमने देखा है कि रीरेटिंग भी हुआ है। विद इन दैट हम क्या करते हैं कि हमारा टोटल फोकस जहाँ पे ग्रोथ आएगा वो कंपनी चुनने में होता है। ऑब्वियसली एज अ टीम और एज ए एएमसी वी विल बाइफरकेट कि कौन सा कंपनीज को या कौन से सेक्टर को हम ज्यादा देखेंगे नहीं, जहाँ पे प्रमोटर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है या बैलेंस शीट इश्यू है, वहां पे हम जाएंगे ही नहीं। ओके। बट बाकी जो सेट बनता है तो वहां पे रिजनेबल बैलेंस शीट और रिजनेबल प्रमोटर से मैनेजमेंट होती है। वहां पे स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया एटलीस्ट हमारे एएमसी में ग्रोथ का होता है, ओके। एक ग्रोथ विजिबिलिटी होनी चाहिए। वैल्यूएशन हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा भी वैल्यूएशन होगा तो हमारे पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स है, बट हम ग्रोथ और बिजनेस और मैनेजमेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। राइट। तो ग्रोथ, ये फैक्टर्स, बिजनेस मैनेजमेंट कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे हैं, तो अब थोड़ा सा और अंदर चले जाते हैं अतुल सर। जब आप कह रहे हैं ग्रोथ तो उसके मायने क्या हैं, कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा सवाल है विपिन जी, बिकॉज हमारे पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स है जो अब एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनीज है। तो ग्रोथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें 15-20-25% का प्रॉफिट ग्रोथ आते हुए देखना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि कंपनीज क्या कर रही है, मैनेजमेंट क्या कर रही है। अगर कंपनी स्ट्रांग होते जा रही है, सपोज केमिकल में अभी बहुत एडवर्स साइकिल चल रहा है लास्ट 2 साल से, तो केमिकल कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। बट हम ये देख के कंपनीज को बेच नहीं सकते, ये इतना शॉर्ट टर्म देख के। हम ये देखते हैं कि एडवर्स सिचुएशन में कंपनीज क्या कर रही है, कंपनीज का ओवरऑल बिजनेस मॉडल कैसे इंप्रूव हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। वेदर ऐसे सिचुएशन में भी अगर कंपनी कैपेसिटी लगा रही है, नए प्रोडक्ट ढूंढ रही है, रिसर्च कर रही है, तो हम डेफिनेटली ऐसी कंपनीज के साथ बने रहेंगे, और उसमें शायद अगर मौका मिले, प्राइसिंग फेवरेबल है तो ऐड भी कर सकते हैं। तो अब जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर में ग्रोथ आते रहना चाहिए। काफी बार एक्सटर्नल सिचुएशन के कारण नंबर नहीं भी आते हैं, बट उस टाइम पे हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है। एडवर्स सिचुएशन में हमेशा अच्छी कंपनीज को मौका मिलता है कि वो खुद को अच्छा कर ले और कंपटीशन से इवन अच्छे लेवल पे चले जाए। ये सारे पैरामीटर उठा के अब रख देते हैं हम आईटी कंपनीज के ऊपर। इनफैक्ट आपका 10% से ज्यादा वहां एक्सपोजर भी है। आईटी को लेकर इस समय बहुत, मैं कहूंगा कि यूफोरिया, कंफ्यूजन सब कुछ है, क्योंकि बहुत बुरी तरह हिट हुआ ये सेक्टर। रीजन हम सबको पता है, एआई का आना, फिर डॉलर रुपी इक्वेशन, खैर उससे तो फायदा होता है आईटी कंपनीज को, लेकिन एआई एक ऐसा फैक्टर रहा जिसने हाल फिलहाल में आईटी कंपनीज को बहुत डैमेज किया है। लेकिन मैं साथ में अब मीनवाइल एक आध हफ्ते के अंदर कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी देख रहा हूं जो एक अच्छा वैल्यूएशन दे रही हैं, लॉन्ग टर्म में जाते हुए फिर से उनका नंबर्स को थोड़ा बढ़ा के देख रही हैं। तो आपके नजरिए से जितने पॉइंट्स या फैक्टर्स आपने बताए, आप किस हद तक बुलिश होंगे आईटी कंपनीज पे, या किस हद तक भरोसा करेंगे फॉर द फ्यूचर थिंग्स? सो विपिन जी, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 9-10% आईटी एक्सपोजर है, विच इज अ रीजनेबल ओवरवेट कंपेयर टू जो मेरा बेंचमार्क है निफ्टी 150 का, उससे थोड़ा ओवरवेट है वो। तो दैट शोज कि हम उस सेक्टर को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। काफी निगेटिविटी है, जैसे आपने बोला एआई की वजह से आईटी सर्विसेज कंपनीज के तरफ देखने का नजरिया में बहुत निगेटिविटी है। बट अगर आप, ये मार्केट के साइकिल होते हैं और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के भी साइकिल होते हैं। जैसे आप 21-22 को याद करेंगे तो तब ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें आईटी कंपनीज ही करेंगी दुनिया में, और वो कंपनी 40-50 के पी पे चल रही थी। आज इतना निगेटिविटी है कि ये कंपनीज के पी गिर के 15-18 के बीच में आ गए हैं। और अगर हम इंडियन आईटी सेक्टर को ट्रैक करेंगे लास्ट 25-30 साल उन्होंने कैसा किया है, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। Y2K हुआ, क्लाउड आया, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन हुआ,
और अभी एआई आ रहा है, तो आई थिंक अपनी कंपनीज, अपने जो आईटी सर्विसेज कंपनीज है, उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी दुनिया में, बिकॉज जो एआई है, जो कंपनी लेवल पे काम करने के लिए, एंटरप्राइज लेवल काम करने के लिए काफी डेटा पे काम करना पड़ेगा। ये डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में बनाना पड़ेगा और उसको क्लाउड पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद ही कंपनी जो है एआई का बेनिफिट ले सकती है। तो ये सारी चीजें करने के लिए मुझे लगता है जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है, और स्किल मैन पावर या टेक्निकल मैन पावर है, वो इंडिया के पास ही है। तो ये आई थिंक ये सेंटिमेंट्स के साइकिल होते हैं। दिस कंपनीज ऑब्वियसली विल बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। और आज के घड़ी में थोड़ा उनका ग्रोथ रेट कम है, बिकॉज यूएस इकोनॉमी में काफी चैलेंजेस है, और एआई के चलते आउटसोर्सिंग करने का नजरिया भी बदल गया है। आज के घड़ी में उनके जो क्लाइंट है वो एआई में, डेटा सेंटर, हार्डवेयर साइड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सर्विसेज साइड में इन्वेस्टमेंट कम है। बट हमेशा ये साइकिल्स होते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में जाता है, फिर सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट चालू होता है। तो आई थिंक उस हिसाब से देखेंगे तो कंपनीज कैन मेक अ कमबैक। और हमें पता है कि अपनी जो कंपनीज है आईटी के, उसमें मैनेजमेंट काफी अच्छे है, जी। कैश कन्वर्जन्स उनके अच्छे हैं, आरओईज अच्छे हैं। तो ये सब आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट सेंटिमेंट का एक खेल चल रहा है। तो बट उसमें ये भी हो सकता है कि स्टॉक्स चलने के लिए 6 महीना 1 साल भी लग जाए, तो पेशेंस टेस्ट हो सकता है इन्वेस्टर का। तो एक मॉडरेट या जितना रिस्क ले सकते हैं, जितना वेट ले सकते हैं, वो उतना वेट रख के हम आगे चल रहे हैं। राइट तो अतुल सर बुलिश हैं आईटी कंपनीज पे इस नजरिए के साथ कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है। पहले भी कई ऐसे फेजेस आईटी कंपनीज ने देखे, लेकिन हो सकता है इस बार ये थोड़ा लंबा हो, एक गेम चेंजर भी हो। कितनी जल्दी एडेप्टिव होती हैं आईटी कंपनीज इस नए एनवायरनमेंट, इस आईटी वाली चीज के साथ, क्योंकि उनके अपने एग्जिस्टेंस का भी तो सवाल है, इसलिए वो भी उसको वैसे ही कोरिलेट करके देख रहे हैं। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद कुछ फंडामेंटल चीज़ों पे बात करेंगे कि ये तो सब मार्केट की बातें हो गई, लेकिन एज एन इन्वेस्टर जब आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखते हैं तो आज भी उसके फंडामेंटल वही हैं इन्वेस्ट करने के, या उनमें भी कोई बदलाव आ गया? छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड, प्रेजेंटेड बाय बंधन म्यूचुअल फंड एंड को पावर्ड बाय बीएससी। और अतुल भोले सर हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक से पहले काफी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। अगर आप मिस कर गए हैं, शो को दोबारा देखिए, और नहीं है तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरा एपिसोड है, वहां पर जरूर रिपीट करके बातचीत को देखिएगा, बढ़िया इंसाइट आपको मिलेगा। राइट अतुल सर, काफी सारी बात तो हमने कर ली। अब मैं थोड़ा आपके फंड के रिटर्न की बात करूं तो बढ़िया रिटर्न है। देखिए बढ़िया इन द सेंस कि 3 साल में भी 19% का है, और 5 साल में भी 17% से ज्यादा का है। 5 साल 7 साल, ऑलमोस्ट 7 साल में 20% भी टच किया, और 10 साल में भी वो 17% के ऊपर उसने अपने आप को मेंटेन किया। तो ये तो 10 साल का एवरेज रिटर्न उसने बताया, तो ये 17, 18.5 इसके बीच में है। अभी कितना है वो भी आपसे जानना चाहूंगा, और आगे क्या यही रिटर्न 17, 18, 20% का मेंटेन कर पाएगा ये फंड? जी, आपको पता है हम रिटर्न गाइड नहीं कर सकते, और कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मार्केट कैसे करेंगे। हमारा मैंडेट या एंडेवर ये होता है कि जो हमारा बेंचमार्क है निफ्टी, मेरे केस में निफ्टी मिड कैप 150, उस बेंचमार्क से हम अच्छा करें। सो वही हमारा एक ये होता है। और अगर आप बेंचमार्क कैसे करेगा, तो दैट मीन्स हमें देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी कैसे करेगी और मार्केट कैसे करेगा। तो हम वहीं पे आते हैं कि आई थिंक इफ यू टेक अ लॉन्गर व्यू ऑफ से 3, 5, 8 ईयर्स, तो मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी 6-7% से ग्रो कर सकती है। और उसमें आप इन्फ्लेशन लगा ले 3.5-4% या 5%, अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम रफली 10-11% नॉमिनल जीडीपी से ग्रो कर सकते हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी उतना ग्रो कर रहा है, तो कॉर्पोरेट टॉप लाइन और बॉटम लाइन भी 10-11-12% से ग्रो करेंगे, और उसी हिसाब से स्टॉक प्राइसेस विल फॉलो। बिकॉज हमने देखा है लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ। अगर अर्निंग ग्रोथ 11-12% आने वाली है, तो स्टॉक प्राइसेस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि 11-12% का रिटर्न आ सकता है। तो उसके बाद अगर हमारा स्टॉक सिलेक्शन अच्छा रहा, अगर हम बेंचमार्क को थोड़ा अच्छे से आउट परफॉर्म कर पाए, तो उतने हद तक हम बेटर कर पाएंगे। बट एज हमें पता है कि पास्ट रिटर्न इज नॉट द मतलब इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न। हमें हमें हमेशा देखना चाहिए कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन के लेवल्स क्या है,
कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है, और उसी हिसाब से हमें मार्केट से रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट। अब एक सवाल सर, वैसे तो बड़ा फंडामेंटल सा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है हर बार इस सवाल को पूछना चाहिए, और वो ये है कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैसे सिलेक्ट करे म्यूचुअल फंड को, क्योंकि क्राइटेरिया लगातार बदलता है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है ऐसे गिरते बाजार में। अब एक जनरल स्टेटमेंट आता है सब जगह से कि भाई इस समय अपनी एसआईपी नहीं रोकनी चाहिए, इनफैक्ट आपको कम वैल्यू में बड़े यूनिट्स मिलते हैं, वो आपको मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो फंडामेंटल्स अभी भी वही हैं, या आप कहेंगे कि थोड़ा सा नज़रिया बदल के देखना होगा? जी, फंडामेंटल्स तो वही है और शायद बदलेंगे भी नहीं, और वही रहने चाहिए। बट बिफोर कमिंग टू द स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन, मुझे लगता है कि एक एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग काफ़ी इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से इंटरेक्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन से ज़्यादा अलोकेशन में कई बार गड़बड़ हुई दिखती है, बिकॉज जब मार्केट अच्छा करता है तो या दूसरा कोई एसेट क्लास अच्छा करता है, रियल एस्टेट या गोल्ड एक्सेट्रा, तो इन्वेस्टर्स की टेंडेंसी होती है कि उसी तरफ जाए, और वो मोमेंटम चेस करने में काफी बार कैपिटल मतलब जो अलोकेशन होता है वो बिगड़ जाता है। तो मुझे लगता है पहले अलोकेशन पे फोकस करना चाहिए कि डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर एज की म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में मैं 40% रखूंगा, गोल्ड में 20% रखूंगा, डेट में 35-30% रखूंगा। ये अलोकेशन हमेशा फॉलो करना चाहिए, और रेगुलर इंटरवल जो भी है 2 साल 3 साल, ये अलोकेशन हमेशा वापस से इवेल्युएट करना चाहिए और उस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी चाहिए। नाउ अगर हम फंड सिलेक्शन की बात करें तो आई थिंक फंड सिलेक्ट करने के टाइम भी अगर बहुत ज्यादा फोकस लास्ट के 1 साल या 2 साल के रिटर्न को नहीं देना चाहिए। लंबे समय कौन से फंड ने अच्छा किया है, 3 साल 5 साल, वो ज्यादा देखना चाहिए, और उस फंड ने मार्केट के साइकिल्स कैसे मैनेज किए हैं। हो सकता है कि कोई फंड जो है राइजिंग मार्केट में बहुत अच्छा करे और फॉलिंग मार्केट में बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, तो वैसी वोलेटिलिटी के साथ जो रिटर्न आते हैं उनको थोड़ा कम वेटेज देना चाहिए। स्टेबिलिटी और रिटर्न को थोड़ा, लॉन्ग टर्म रिटर्न को थोड़ा ज्यादा वेटेज देना चाहिए इन फंड सिलेक्शन। राइट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसेट एलोकेशन कैसी हो, फिर फंड सिलेक्शन कैसा हो। एक ईमानदार जवाब अतुल सर कि कितना आप आज की तारीख में और अभी के मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए मिड टू लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न की? मैं एक म्यूचुअल फंड जो कि ठीक है मैंने एक चुन लिया, अपने हिसाब से वो सेक्टर भी चुन लिया कि किस किस म्यूचुअल फंड में मुझे लगाना है, 3 से 4 आपने रख लिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करूं? आई थिंक जो आपने रिटर्न देखे हैं, लोगों को 5 साल या 3 साल के रिटर्न की आदत हो गई है, आई थिंक वो थोड़ा लेवल हाई हो गया है। रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़े मॉडरेट होने चाहिए। आई वुड से कि अगर 5 साल का होराइजन रख के हमें 11-12% का रिटर्न मिल जाए तो उसे अच्छा मानना चाहिए। और मैं फिर से 2 चीजें बताना चाहता हूँ। पहले तो हमने रिटर्न एक्सपेक्टेशन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से कैलकुलेट किया कि 7% इंडिया का ग्रोथ रेट, फिर 4-5% इन्फ्लेशन, तो उतना कॉर्पोरेट टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ेगा, तो उतना एक रिटर्न आ सकता है। दूसरा तरीका एक्सपेक्ट करने का है स्टॉक मार्केट से या शेयर मार्केट से कि अपना रिस्क फ्री रिटर्न क्या है इकोनॉमी का। तो रिस्क फ्री रिटर्न इज बेसिकली जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड पे हमें मिलता है या पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट में मिलता है 7.5% या 7-7.5% के ऊपर, उतना हमें मिलना ही चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। और हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक रिस्क लेते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने से जो रिस्क लेते हैं उसका रिटर्न 4.5% से ज्यादा है। तो रिस्क फ्री रिटर्न जो है 7-7.5%, और रिस्क लेने के लिए जो रिटर्न मिलता है, प्रीमियम मिलता है 4-4.5%, वो हिसाब से भी हम 11-12 के रेंज में ही आते हैं। तो मुझे लगता है अगर 5 साल और उसके ऊपर का होराइजन है तो हम 11-12% का एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन चल सकते हैं। उसके ऊपर अगर रिटर्न मिला या फंड मैनेजर्स ने उसके ऊपर अच्छा किया स्टॉक सिलेक्शन करके, तो उसको बोनस मानना चाहिए। राइट। तो 10 से 11 या इनफैक्ट 12% तक का आप एवरेज रिटर्न मान के चल सकते हैं। हाँ, आपको 5 साल के लिए निवेशित रहना होगा, और जैसा अतुल जी कह रहे हैं कि उससे ऊपर, वो भी थोड़ी अपनी बात को मॉडरेट ही रख रहे हैं, लेकिन अगर उससे ऊपर भी रिटर्न मिले तो फिर उसे बोनस मान के चलना चाहिए। लेकिन 12%, और कैसे 12%, क्यों 12%, वो कैलकुलेशन उन्होंने आपको करके दिखा दिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बढ़िया इंसाइट्स आपने दिए मार्केट के बारे में, कैसे आप मार्केट को देखेंगे, कैसे मार्केट के फंडामेंटल्स को समझेंगे,
म्यूचुअल फंड को कैसे समझेंगे, आपका फंड कैसा है, और ओवरऑल म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त आप अपना स्टॉक एलोकेशन या फंड एलोकेशन कैसे करेंगे, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड क्या है आगे जाने का रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। और फायदेमंद फंड्स में हम लगातार आपके लिए ऐसे ही इंसाइट्स लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे फंड्स के बारे में आपको बताते हैं। ज़रूर अपनी राय हमें दीजिएगा, आगे क्या और देखना सुनना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आपसे इजाज़त लेंगे, नमस्कार।